थैंक यू वेरी मच। अच्छा ओके बच्चों, आज हमने एक पेपर सॉल्व करना है जो अशर की फरमाइश पे, जाहिर है मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, उसने फरमाइश कर दी तो हम उसको पूरा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में इस वक्त उज़ैर है, अब्दुल्ला है, अशर है, आमना है, अयान है, अरसलान है, मोहसिन है, मैं खुद हूँ, एहसन है, और एम से कौन है? वो इज एम? ये अब्दुल्ला 3000 सीसी मोहम्मद, यस ये मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कैलकुलेटर सबके सामने होना चाहिए प्लीज। जब भी मेरी क्लास हो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, रफ कॉपी कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, ठीक है? एक रफ कॉपी और एक कैलकुलेटर होना चाहिए। आमना आपने मुझे टॉपिक्स की लिस्ट आज भेजनी है आमना, जिनको मैंने कवर कराने इमीडिएटली आपको। अच्छा वो मेरा काम है, ठीक है सर। अच्छा बॉयज एक और काम, लिसन बॉयज, ये जो ऑनलाइन क्लास है ये तो मैं ले रहा हूँ, आपने मुझे टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी है जिन जिन में स्टिल आपको इश्यूज हैं, वो ग्रुप में आपने मैसेज करने हैं, ठीक है? मैं उसके ऊपर फिर एक प्रेजेंटेशन बना के आपकी क्लास लूंगा, ठीक है? चलो जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर क्लास ऑफिशियली। और ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन जी सर मैं पढ़ूं? जी आमना रीड करो। An aeroplane of mass 2.5 into 10 power 5 kg lands with a speed of 62 meter per second ठीक है, on a horizontal runway at a time ठीक है, 0. The aeroplane decelerates uniformly as it travels along the runway in a straight line until it reaches a speed of 6 meter per second at time 35 seconds. Calculate the deceleration of the aeroplane in the 35 seconds after its land. अच्छा बच्चों, इसने इतनी लंबी जो कहानी की है उसकी सिर्फ पिक्चर ये है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एरोप्लेन है, क्या सर v माइनस ओवर एरोप्लेन, टाइम। अच्छा मैंने आपसे आंसर नहीं पूछा, एक मिनट ना। एरोप्लेन पहले यार, एरोप्लेन पहले जा रहे जानू खफा क्यों हो रही 62, हो? अच्छा एरोप्लेन जा रहे 62 की स्पीड से, उसके बाद वो डीएक्सेलेरेट हुआ है और डीएक्सेलेरेट होते होते वो कितने भी स्पीड पहुंच गए? 6 मीटर पर सेकंड पे, और टोटल टाइम जो लगा है वो 35 सेकंड का लगा है। क्लियर? यानी ये स्टार्टिंग वेलोसिटी दी है, इसने फाइनल वेलोसिटी दी है, और उज़ैर उसने टाइम दे दिया है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द डीएक्सेलरेशन इन द एरोप्लेन। चलो कोई क्लास में वेट तो नहीं कर रहा, और निसार इज वेटिंग, एक और इज वेटिंग। चलो जी, शेख का ओए सर इसको क्लास से बाहर निकाली। वो ये कौन है? वे क्लास से बाहर निकाली। ये क्या मैनर्स है आपकी क्लास में? सर करते कोई ये बच्चे, ये क्यों अपनी दूसरी आईडी से आ रहा है बच्चे? अच्छा, सर आपने और को निकाल दी है, ऐसे नहीं और को नहीं निकाला। अच्छा बॉयज बात सुने, मैंने उसको बाहर निकाल दी क्लास से, आप इसमें रिपोर्ट करना है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे, बात सुने मेरी। जिसने भी ये किया है मैं उसका नाम नोट कर लूंगा, पता कर लूंगा, मुझे पता लग गया, मैं पूरे स्कूल के सामने को थप्पड़ ना मारे, मैं नाम नुमान नहीं है। मूव ऑन, देखना तुम अभी मैं क्या करता हूँ उसके साथ। सर आपकी वीडियो अगर इतनी सेंस नहीं है क्लास में आने के, एडिकेट्स क्या होते तो आया क्यों था, मैं बताता हूँ। सर ये व्हाट्सएप ग्रुप में से कोई होगा, मुझे पता चल जाएगा, मैं शक्लें देख के समझ जाता हूँ। चले जी, पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएक्सेलरेशन? a इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। लिखाएं जी आंसर, जल्दी से फाइनल स्पीड लगाएं, शाबाश। कितनी है? 62 minus 6 over 35। नहीं फाइनल 62 नहीं है, फाइनल 6 है। 6 माइनस 62 ओवर 35। ओ हाँ सॉरी, क्या आंसर बनता है सर? 4.2 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? ये आएगा एक्सेलरेशन है ना तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर एक्सेलरेशन होता फिर नेगेटिव लिखते हैं। सर राइट, यू आर राइट, नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा। हूर थैंक यू वेरी मच। इसको हम अगर डीएक्सेलरेशन का वर्ड लिखा है फिर नेगेटिव की मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने ना जी, ये गलत आपने किया है। क्यों गलत किया? क्योंकि मैंने ये सॉल्व किया है ना, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वही मार्क्स स्कीम में, और मैंने 62 minus 60 over 35 किया है, और ये आ रहा है 1.6, और यही है मार्क्स स्कीम में। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा बच्चे मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। आप लोग कैसे फिजिक्स को चेंज कर सकते हैं? ये मेरी जान स्टार्टिंग स्पीड है अशर, हम कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकते, ये स्टार्टिंग स्पीड है। आंसर आपका बेशक सेम आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ आपका आंसर सेम आ क्यों रहा है। स्टार्टिंग स्पीड 62 है, ब्रेक लगने के बाद फाइनल स्पीड 6 है, तो फाइनल में 6 लगेगा। कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करना, खुदा के लिए बेसिक फिजिक्स को चेंज नहीं करना। फाइनल 6 हो गया माइनस स्टार्टिंग 62 हो गया ओवर टाइम। अब हुर की बात है कि आपका आंसर -4.2 आ रहा है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन सकते हैं जब एक्सेलरेशन मांगे
डी का मतलब ही माइनस है, डी का मतलब ही माइनस है, ठीक है। चलो अगला फोर्स का फॉर्मूला कौन बताएगा? एवरीबॉडी, एनीबॉडी, शाबाश। एमए मास गिवन है, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो मास गिवन है, जल्दी लगाओ, शाबाश। अपने सामने रफ कॉपी लेके सॉल्व किया करो, सिर्फ देखने से फिजिक्स नहीं आती, जल्दी करो। सर कर लिया। अच्छा 2.5 यार सर फिर मेरी बात सुने ना, अगर 1.6 मार्क्स स्कीम में लिखा है तो इधर 4.2 किस तरह आ गया? गलत लिखा हुआ मार्क्स स्कीम ना, गलत लिखा हुआ। सर मार्किंग की पेपर बनाने वाले नहीं बनाया है ना, तो फिर वो गलत कैसे हो सकता है? देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट दोबारा पढ़ने दे क्वेश्चन। मैथ इतनी थी, लैंड इतनी स्पीड से कर रहा है रनवे पे, t = 0 पे, एरोप्लेन डी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। चले जी आप अशर की, ठीक है मैं अशर की बात को भी देख लेता हूँ, मार्क्स की में क्या लिखा है जी। अभी अशर भागना नहीं, एक मिनट ठहरो। मई जून 2041, ठीक है सर मैं सामने खोली हुई कैमरा ऑन करूं? अच्छा एक मिनट छोड़ दो सर। अच्छा मई जून 2041 मैं भी देखता हूँ ना इसमें मसला क्या है, आखिर क्यों एग्जाम में आंसर दिया हुआ है। मेरे अंदर मसला हो, मैं आपको बताऊंगा। मई जून 20 सर 20 और वेरिएंट 41 ये सही अच्छा देखे जी। ना। अच्छा जरा आप कैलकुलेशन करें, टाइम कितना लिया उसने? 35 मिनट। टाइम कितना लिया? वेट मिनट, टाइम कितना लिया? 35। 35 अच्छा ये 4.2 बताया कि इसे सॉल्व करो जरा, इसको आंसर कितना बनता है? सर आपने सिर्फ उल्टा किया हुआ है 62, मैंने पहले लगाया 6 बाद में, आपने मतलब उल्टा ओहो लगाया। नहीं मैं कह रहा हूँ आपकी बात सही है, आपकी बात तो है सही है, जिसने लेकिन सॉल्व किया ना माशाल्लाह, ये गलत आंसर बताया, सॉल्व भी गलत किया। 6 में से 62 माइनस करें जरा। ये अब पता है जिसने कैलकुलेटर यूज किया, मैं आपको बताता हूँ माशाल्लाह मैथमेटिकल स्किल्स को। अच्छा -1.6 होगा ओ ना। ये मैंने Yes. किया ना। सुनो ना, गलत किया ना शहजादे, बात सुनो। इससे पता है कैलकुलेटर कैसे यूज किया? इसे 6 किया, माइनस का बटन दबाया, हाँ 62 दबाया, डिवाइडेड बाय दबा के 35 दबा दिया। पागल, इसी तरह इससे ब्रैकेट किया। लगाया ही नहीं है, इससे ब्रैकेट नहीं हाँ लगाई। इस तरह किया मैंने। चलो सर आंसर लेकिन बोलो। मार्क्स में भी माइनस नहीं लिखा हुआ। माइनस नहीं लिखना, मसला माइनस का नहीं है, मसला 4.2 का है। इसका आंसर कितना आता है? 1.6। 1.6। तो प्लीज यार जो लोग, बात सुने बच्चे, एक रिक्वेस्ट है, जिनको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता वो पहले ना बोला करें प्लीज, ठीक है? सर बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? नहीं सॉल्व करो, लेकिन कम से कम देखो ना यार, इतना बेसिक काम नहीं कर सकते। आ गया नेक्स्ट मोमेंटम में गया हूं ना। अच्छा मोमेंटम निकाले जी, 60 स्पीड पे मोमेंटम निकाले, मास इनटू वेलोसिटी। मेरा श्रेय ये तो और माइनस हो गए। अच्छा बच्चे मोमेंटम कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोमेंटम? बी क्विक एवरीबॉडी। जब 6 की स्पीड पे जा रहा था एरोप्लेन का मोमेंटम क्या है? फार्मूला क्या है मोमेंटम का? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये स्टार्टिंग वेलोसिटी 6 है, फाइनल है 6, ठीक है? तो मास ऊपर दी हुई है, जल्दी 2.5 × 10 पावर 5 × 6 आंसर निकालो। सर जैन कह रहे लेट मीन और मिर्जा भी कह रहे लेट मीन। ओके अली भी आ गए, जैन भी आ गए, मिर्जा अब्दुल्ला भी आ गए, ठीक है यार। ये क्लास कुछ ज्यादा बड़ी होगी, इट्स ओके चलो कोई बात नहीं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, पता लगे कौन कौन है क्लास में। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बी क्विक बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे पास फर्दर आगे भी क्लासेस हैं। मोमेंटम ऑफ एन एरोप्लेन विद द स्पीड ऑफ 6 निकालना था, तो 6 की स्पीड पे हमने क्या किया? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया बच्चों, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक एरोप्लेन के बारे में क्वेश्चन है जिसकी मास हमें गिवन है, बाकी लोगों ने नहीं बोलना। उसकी स्टार्टिंग स्पीड 62 है, एरोप्लेन ने ब्रेक लगाई है, फाइनल स्पीड 6 हो गई है और टाइम है 35। पहला सवाल था कि डी एक्सेलरेशन निकालें, हमने फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम किया, वी गॉट दिस आंसर। ओके डी एक्सेलरेशन में माइनस नहीं लिखते। अगला पार्ट था मिर्जा अब्दुल्ला F = ma से फोर्स निकालें, मैथ्स गिवन थी, ए का सेम आंसर इधर ले आए, ठीक है अली आपको बता रहा हूँ। मिर्जा अब्दुल्ला जैन आवाज आ रही है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया? ओके अगला था मोमेंटम ऑफ एरोप्लेन निकालें, जब उसकी स्पीड 6 थी, कितनी थी? 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या है अली? मास इनटू, अली तेज बोलना है, शाबाश, मास इनटू वेलोसिटी। इसका आंसर बोलिए जी, बी क्विक। सर 4000 वजनी कितने जीरो है? इंग्लिश का बटन दबाएं जिनका 10 पावर नहीं आ रहा, प्रेस ENG बटन। 1.5 × 10 power 6। 1.5 × 10 पावर 6, वेरी वेल डन उजैर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा बच्चों अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस मांगता है। पहले पार्ट बिल्कुल नॉलेज बेस्ड थे, जिसको एक्सप्रेशन का फार्मूला आता था उसके लिए इजी था। सर बात सुनो ना, ये सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई बाय 4.2 नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 है।
अच्छा वेलोसिटी जी वेलोसिटी है मैं सुने वेलोसिटी है व्हेन इट इज स्पीड ऑफ 6 है बच्चे, सही किया हमने। अच्छा हाँ सही सही है ना सर, सही है अशर। अच्छा अच्छा, अब जरा बच्चों तरफ फोकस करना है। इससे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। अशर जरा आप क्लियरली इसको रीड करो क्वेश्चन को। At time 35 seconds, the aeroplane stops deaccelerating and moves along the runway at a constant speed of थोड़ा सा 6 स्लो, meters थोड़ा per सा second. स्लो, एक मिनट, थोड़ा सा स्लो। अशर कह रहे 35 सेकंड पे ये हुआ है कि इसने डीएक्सेलेरेशन को स्टॉप कर दिया है और अब कांस्टेंट स्पीड पे आ रहा है, ठीक है, और 6 की स्पीड है फर्दर कितने सेकंड के लिए 15। मतलब अब एरोप्लेन बच्चों स्लो नहीं हो रहा, ठीक है, अब वो 6 की स्पीड से जा रहा है फॉर हाउ लॉन्ग टाइम टी इक्वल टू टोटल 15 सेकंड के लिए। ओके अशर नेक्स्ट। On figure 1.1, sketch the shape of the graph for the distance traveled by the aeroplane along the runway between time 0 and time 56 seconds. You are not required to calculate distant values. अच्छा बच्चों, अब आंसर से पहले सिर्फ आपने सवाल समझना है। वो ये कह रहा है कि टोटल जर्नी का आप क्या करें, प्लॉट करें ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन ये याद रखें कि 35 से लेके 50 तक जो 15 सेकंड का टाइम है, 15 सेकंड, ये जो 15 सेकंड है, इसमें एरोप्लेन की वेलोसिटी कांस्टेंट थी व्हिच वाज 6। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस जर्नी में इसकी वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड एंड इट वाज कांस्टेंट। लेकिन स्टार्ट में जब एरोप्लेन ने लैंड किया था उस वक्त स्पीड कितनी थी बच्चों 62 और स्लो होते होते एंड में कितनी आ गई 35, यानी वेलोसिटी डिक्रीज करनी है। मतलब एसएन को ये बात समझ आ गई है कि इस सेगमेंट में वेलोसिटी को डिक्रीज करना है 62 से कितने पे आ गई है 6 मीटर पर सेकंड। चलो अब आपको मैं ऑप्शन देता हूं, आपने बताना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन जो ग्राफ की शेप हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सोचें ये पॉसिबल हो सकता है, अभी लड़ाई नहीं करनी, सिर्फ सोचें। ऑप्शन बी ये हो सकता है, ऑप्शन सी ये हो सकता है। चलें सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछें। सर ये बाकी ये ग्राफ की शेप से ठीक है, लेकिन मैं इस बात से कंफ्यूज होता हूँ ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो पेज का फर्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्मली का मतलब कांस्टेंट नहीं होता? यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन लिखा, वो डी एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कोई लिंक नहीं है। अभी आपको सिर्फ, अभी आपका लिंक अशर सिर्फ किस पे पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड 62 से ड्रॉप होके 6 पे आई है 0 से लेके 35 सेकंड तक, और जो फर्दर नेक्स्ट 5 सेकंड है जिसको मैं ये एरो लगा रहा हूं, इस टाइम के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब आप जरा सोचें डिक्रीजिंग वेलोसिटी को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कैसे शो करूंगा। पहला सेगमेंट है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, कौन सा? डिक्रीजिंग पर कांस्टेंट। डिक्रीजिंग वेलोसिटी बताएं, सी होगा, बी होगा, ए होगा, व्हिच ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी? अब तब तक वोट दें जी, शाबाश। अपना नाम बता के फिर वोट देना है। SNA सर ए, SNA, ओके ए, ओके ए, शाबाश। अब्दुल्ला ए, ओके अब्दुल्ला ए, शाबाश। नेक्स्ट अशर है, अशर भी ए, सर मैं भी एनीवन जो आमना सी, आमना भी ए। अच्छा आप सी पे इसलिए नहीं जा सकते कि सी में ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, सी को मैं हटा देता हूं। बी इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी हटा देता हूं, ठीक है। सी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, लेकिन ए को जरा स्केच करने का तरीका जरा थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी, अब ए को स्केच ऐसे करना है, आपने ये करना है थोड़ा सा ग्रेडियंट को आपने डिक्रीजिंग शो करना है, बताता हूँ। ओहो वेट, ये देखें। अच्छा बच्चों देखें, लुक एट द ग्रेडियंट, पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पे जाता हूँ, पॉइंट सी पे जाता हूँ, पॉइंट डी पे जाता हूँ। ओवरऑल ऑनेस्टली से बताएं स्टीपनेस लेवल क्या हो रहा है टाइम के साथ साथ? डिक्रीज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? वेलोसिटी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एज ग्रेडियंट डिक्रीजेस इट मींस वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस। लेकिन 35 के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है, इसका मतलब है अब इस ग्राफ को चेंज नहीं करना है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट छोड़नी है, ठीक है। इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि रनवे में 35 के बाद 50 सेकंड तक वो 15 सेकंड के लिए ये लिखा हुआ है क्लियरली, वो कांस्टेंट स्पीड से गया है, फर्दर 5 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड पे गया है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने क्लियर कट लिखी हुई है, देखें, लुक एट दिस। आई समझ? तो दैट्स व्हाई मैंने ये ग्राफ बनाया
कि लास्ट सेगमेंट का ग्रेडियंट चेंज नहीं करना, कांस्टेंट रखना है, और पहले वाले जो सेगमेंट है 0 से 35 इसका ग्रेडियंट डिक्रीज करना है, इसी पे मार्क्स है बस। समझ आ सर गई? बात सुने, जी जी, ये कांस्टेंट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, सीधा नहीं होगा? गुड। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, अशर कह रहे हैं ऐसे कर दूं, बच्चों ये डिस्टेंस टाइम में आमना क्या रेस्ट पे नहीं आ जाएगा? देखो ओ हाँ, यस। डिस्टेंस टाइम में ये ग्राफ रेस्ट होता है, तो दैट्स व्हाई आई नीड टू चेंज इट अली, तो मुझे इसको कांस्टेंट स्पीड शो करना है ऐसे, ठीक है? क्लियर हो गया? और इसकी रीजन ये दे दी है, ये इसकी रीजन है। अच्छा बच्चों, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ग्रेडियंट डिसाइड करता है वेलोसिटी। शुरू में वेलोसिटी 0 से 35 डिक्रीज हो रही है, ग्रेडियंट डिक्रीज होगा। आगे वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो भी कांस्टेंट है, ठीक है? Someone wanted to join the class. Who is this? हाँ, once again वो उसी ग्रुप से। बच्चों आपने ये लिंक किसको शेयर किया फर्दर? शेख अयान, तुम्हारी किससे मसला है बच्चों, जरा बताओ। सर हमें तो नहीं पता। चलो किससे मसला सर हुआ हमें तो सर? नहीं पता। सर कोई मैंने किया है, हाँ? मैंने इल्सा और सकीना को शेयर किया है। किसको शेयर किया? मैंने इल्सा और सकीना को नहीं, वो बच्चे ऐसा नहीं कर सकती, ये किसी और को लिंक मिला है, और जो सर ये जैन ने किया हो। कोई हाँ बात नहीं। जैन ही होगा ये सर, जैन ने ये पक्का जैन नहीं, होगा। जैन ने सर जैन को नहीं, फंसाए। ये देखे फिर आ रहे हैं। ये कौन है? कोई बात नहीं नहीं, ये मैं मेरा नहीं काम हूँ। ठोकू है जैन। सर ये कोई। ये कौन है? आप छोड़ देना, मैं देख लूंगा, आप क्यों फिक्र करते हैं, आप छोड़ दें। सर जी बात सर ये सुनना, मिर्जा ये मेरी बात सुने, आसानी से ट्रैक हो सकता है। वो कोई नहीं, मसला मिर्जा भी नहीं। क्लास में। ओए मैं नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं सर बच्चों, ये अगर आप लोगों में से कोई है, सुन ले मेरी बात, आप लोगों में से सर कोई मैं था अपने या नाम है को जो लिख बता, के आऊंगा। बच्चों सुन ले मेरी बात ना, ऐसे नहीं, एक मिनट, आप लोगों में से कोई होगा ना बच्चों, मैं आप डोंट वरी, मैं आपकी शक्ल देख के समझूंगा, टेंशन मत लें। लेकिन जो भी था ना उसके बहुत उल्टे दिन आ गए, ठीक है? ये मैं आपको बता दूं। एरोप्लेन डीएक्सेलरेट एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी? आप बताएं जी, एरोप्लेन स्लो हो गया बच्चों, और उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते होते 0 की तरफ जा रही है। सच बताएं कि काइनेटिक एनर्जी एरोप्लेन की कहां जा रही है, क्यों, किधर जा रही है, बताएं एनीबॉडी? सर वो थर्मल में चेंज हो गया। सर वो थर्मल हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। जी सर वो बोले चेंज हो थर्मल गई एनर्जी ना क्या है? थर्मल। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है दैट इज वो इक्वल टू, थर्मल में कन्वर्ट हो रही है। यस, थर्मल एनर्जी में जा रही है। साउंड हो Heat सकती है, energy- साउंड। बिल्कुल बिल्कुल, आप साउंड में लिख सकते हैं, हीट एनर्जी में लिख सकते हैं, ठीक है? और या फिर बच्चा लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है, ठीक है? इस तरह की बात लिख सकते हैं। ओके जी, आगे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करो रीडिंग। Figure 2.1 is the extension load graph for a light spring S. State the range of loads for which S obeys Hooke's कहां law से कहां from तक आपको लगता है हुक्स लॉ dash ओबे हो to रहा है? dash. कहां से कहां तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है? यस एवरीबॉडी, सर अपना 0 अपना वोट से 10 तक। नो, लोड बताएं, लोड अली सोच के बताएं। सर ये 8 तक। हम ना सर 8 तक। 8 तक, अली कहते हैं 8 तक लाइन स्ट्रेट है। यस एग्जैक्ट, अगर आप लोग देखें बच्चों 8 तक लाइन स्ट्रेट है, उसके बाद लाइन का ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, सो हम लिखेंगे 0 से लेके 8 न्यूटन तक। क्लियर हो गया? अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाले इस ग्राफ का, क्या फॉर्मूला है? एक्सप्लेन करें, ये मुझे नहीं आता। हुक्स लॉ ये होता है, हुड जितना लोड हो उतना एक्सटेंशन हो और लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 8 के बाद लाइन का ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, 8 के बाद लाइन का जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है अब हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। और लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है? कांस्टेंट है, इसका मतलब है हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब फॉर्मूला है बच्चों F इक्वल्स टू KX। F वो फोर्स है, ये लोड है, और X जो है एक्सटेंशन है, एंड K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए आपसे बच्चे स्प्रिंग कांस्टेंट मांग रहे हैं, आपको F और X की दो वैल्यूज चाहिए। हमें काम करते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, एंड देन वी विल गेट दिस पॉइंट। ये कितना बनता है? 14 15। सो बच्चों जो मैं ग्रीन कलर से शेड करने लगा हूं, ये पॉइंट्स आप ले सकते हैं, एक 15, एक 0, एक 8 और एक 0। चले अब ग्रेडियंट लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा K का आंसर। ठीक है, K मांगे, क्या मांगे?
अच्छा, जो बच्चे एक वैल्यू से के निकालते हैं उनको अपनी आदत चेंज करना होगी, हमेशा दो वैल्यूज ले, फोर्स की दो वैल्यू नहीं लें। चले, के इक्वल टू एफ ओवर एक्स, एफ की दो वैल्यू बताएं कौन कौन सी ली है मैंने? अच्छा आपने चेंज किया फॉर्मूला से। 8 माइनस 0 ओवर 8 माइनस 0 दो वैल्यू होगी ना, 8 एक्स माइनस नहीं 0 पता ना एक वैल्यू 8 होगी और एक 0 है। सर, ठीक है एक्स नहीं बच्चों? पता ना हमें। क्यों नहीं पता? एक वैल्यू एक्स की ये है 0 और एक वैल्यू है 15, तो 15 माइनस 0। लेकिन एक मसला है, आपका आंसर आएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर में। किसमें आएगा सर जी? सर ये हम एक्स कौन सी वैल्यू लेंगे और एफ कौन सी वैल्यू लेंगे? देखें, जहां तक लाइन स्ट्रेट है, लाइन का स्टार्टिंग और लाइन का एंड पॉइंट ले लो। हाँ तो लाइन स्ट्रेट कहां से कहां तक है? 0 से लेके 8 तक ना। हाँ तो ये एफ की दो वैल्यू आ गई, ये एफ की दो वैल्यू f2 आ गई, ये 0 वाली f1 आ गई, ये वाली x2 आ गई और ये x1 आ गई। ठीक है, 8 माइनस 0 ओवर 15 माइनस 0। आंसर निकालें बच्चों, 8/15 क्या आंसर बनेगा? बी क्विक। 0.53 0.53 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने चेंज नहीं किया। अगर आप न्यूटन पर मीटर में जाते हैं तो एक काम करें, 8/0.15 करें ताकि हम न्यूटन पर मीटर में भी आ जाएं। सर न्यूटन पर सेंटीमीटर भी आंसर हो सकता है, न्यूटन पर मीटर में भी दोनों पॉसिबल है, कोई मसला नहीं। लेकिन सर अगर बेटर है कि न्यूटन पर मीटर बाई करें ना। दोनों ऑप्शन सही है। जो नेक्स्ट भले ना 8/0.15 करें, कितना आंसर आता है? उजैर शाबाश, बी क्विक। अब्दुल्ला, क्लास में बहुत से बच्चे हैं, प्लीज मुझे नाम नजर नहीं आ रहे। सर 53.3। 53.3 गुड। आगे जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है दो स्प्रिंग लगा दिए बच्चों, सेम लोड है 4 न्यूटन का। अच्छा, के की वैल्यू हमने निकाल दी। के की वैल्यू कितनी है? 0.53 या 53 मैं यहां पर लिख देता हूं, के की वैल्यू 0.53 और 53.3 न्यूटन पर मीटर। अच्छा बच्चे, दो स्प्रिंग सीरीज में लगा दिए और हमें क्या गिवन है? लोड गिवन है। स्टेट द नेम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। एनीबॉडी प्लीज, बाकी को भी चांस दें, सब लोग बाकी को चांस दें प्लीज। नेम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। potential energy इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गुड हो गया जी। डिटरमाइन एक्सटेंशन इन द अरेंजमेंट। अब इसमें एक्सटेंशन निकालें बच्चों। एक बात याद रखें, जब भी स्प्रिंग सीरीज में आ जाए, टोटल एक्सटेंशन x प्लस एक्स ऐड होगी, क्या हो जाएगी? डबल एक्स। क्या हो जाएगी? लेकिन हम 4 न्यूटन पे जाके पहले ग्राफ को देखेंगे, अली एक्सटेंशन है कितनी है। ग्राफ को जाके देखते हैं 4 न्यूटन पे एक्सटेंशन है कितनी है। लुक एट द ग्राफ। 4 न्यूटन इज दिस वन। 4 से ऊपर जाओ बच्चों तो एक्सटेंशन 7.5 अप्रोक्सीमेट 7.5। यस। अब मुझे बताएं, एक की 7.5 है फ्रॉम द ग्राफ, प्लस 7.5 दूसरे की होगी, ओवरऑल कितनी होगी? 2 into 7.5 15 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर 15 सेंटीमीटर। अच्छा, रीजन क्या है? मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूं, सीरीज में x प्लस एक्स ऐड होके टोटल डबल x हो जाएगा। एक x 7.5 है, कहां से देखा है? ग्राफ से। ग्राफ। एनी क्वेश्चन प्लीज पूछें बच्चों। कोई सर बात ये समझ फिर नहीं? से बता सकते हैं? ये फिर से ये क्वेश्चन। देखो अस्लान, 4 लोड है ना न्यूटन्स, 4 लोड पे कहता है इन दोनों स्प्रिंग की एक्सटेंशन निकालें। हम 4 न्यूटन पे जाके ग्राफ देखते हैं पहले। ये देखो 4 न्यूटन नजर आ रहा है आपको? जी जी। 4 से ऊपर जाते हैं, टच करते हैं ग्राफ को, लेफ्ट पे आते हैं, 7.5 आंसर आता है। कितना? 7.5। गुड अस्लान। अब 7.5 एक स्प्रिंग की है, लेकिन टोटल कितने स्प्रिंग्स हैं? दो। 7.5 और 7.5 ऐड कर देते हैं, ठीक है? सही सही सही। और पिछला क्या था? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी। क्या नाम है बच्चों? स्ट्रेन एनर्जी। बच्चों थोड़ा क्लास में स्टे किया करें, प्लीज लीव ना किया करें। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ। आई नो मैं आप पे एहसान नहीं करता, आई नो दिस थिंग, बट यू नो इट वेरी वेल कि मैं बहुत लॉयल हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? प्लीज जब क्लास हुआ करे, एक दिन बाद छोड़ के दिन क्लास होती है, वो क्लास तो प्रॉपर लिया करें। अभी क्लास के स्टार्ट में 15 बच्चे होते हैं, क्लास एंड होती है 4 बच्चे होते हैं। कितनी फजूल बात है। फिर 4 का ग्रेड आएगा, बाकियों का नहीं आएगा, हु इज रिस्पांसिबल? और मैं आपको कितना पहले इन्फॉर्म करता हूँ कि क्लास है। जिसने मैं नहीं रिप्लाई कर रहा नहीं है, उससे होती नहीं क्लास, ठीक है? नेक्स्ट, लोड इज केयरफुली इन। असल में हूर में तो मैं क्या बताऊं, बस एक असिस्टेंट रखता हूं मैं कल से इंशाल्लाह। हूर इज सॉरी, लोड इज केयरफुली इंक्रीज टू 6 न्यूटन। अच्छा ठीक हो गया।
अच्छा फोर्स को बच्चों इंक्रीज कर दिया अली कितने न्यूटन तक? 6 न्यूटन तक। सवाल जरा गौर से पढ़ना है। कहते हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। अगर आप 4 से 6 न्यूटन पे जब चले गए, ओ ग्राफ को देखते हैं, 4 से 6 न्यूटन तक डिस्टेंस बनता कितना है जरा चेक करते हैं बच्चों। 4 से 6 तक डिस्टेंस चेक करते हैं, 4 से लेके 6 तक। 4 पे कितना डिस्टेंस आ रहा है? शेड करता हूं, 4 पे कितना डिस्टेंस आ रहा है? 7.5। 6 पे डिस्टेंस चेक करते हैं कितना नहीं दोनों पहले को 6 फाइंड करके माइनस कर देंगे ना। देखते हैं। 6 पे जाते हैं ना पहले, 6 पे बच्चों आगे डिस्टेंस चेक करते हैं जी। 6 पे ऊपर आगे शाबाश। लेफ्ट पे आई जाओ 11। अप्रोक्सीमेटली 11। तो 7.5 और 11 को डिफरेंस करें। बच्चों 7.5 और 11 को माइनस करें। 3.5 लेकिन बात सुने 3.5 तो आंसर आ रहा है, लेकिन ये स्प्रिंग एक है, ये दो हैं। 3.5 सेंटीमीटर आएगा या 7 आएगा, इनमें से एक आंसर आएगा। जरा मार्क्स स्कीम चेक करो अशर। ओके सर। 3.5 है या 7 है? सर मोहसिन को आने देना, मोहसिन को। अच्छा ठीक है, सही हो गया। सर ये 7.5 है। मिर्जा अब्दुल्ला कौन? मिर्जा अब्दुल्ला यही क्लास में? मिर्जा अब्दुल्ला हाँ ये मिर्जा ही है, मिर्जा ही है। सर 7.5 आंसर। 7.5 सही है। वो असल हमने थोड़ा सा ग्राफ को गलत देखा है ना। यहाँ पे ये जो आपने बताया ना 11, ये 11 नहीं है, ये 12 है। सही 11 ही है। 11 है, अच्छा ये 11 है। एक मिनट 6 पे आके देखते हैं 11 बनता है। 11 ये नीचे कितने 4 पे जाके 7.5। तो 11 में से 7.5 माइनस करो। सर ये को पास्ट पेपर करें या कोई टॉपिक करें? मोहसिन जिन्होंने अभी ज्वाइन सर किया ये है 3.5 ही बन रहा थोड़ा है। सा वेट करें, अगले क्वेश्चन ज्वाइन करें, अभी आपको समझ नहीं आएगी। जी ये सर कल ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई मसला निकाल नहीं, नहीं। अभी अगला क्वेश्चन ज्वाइन करो। थर्ड से पागल सबर। जी बोले जी अशर क्या आंसर आ रहा है? 3.5 है सर, ये तो माइनस करके 3.5 ही आएगा ना। तो 3.5 बनेगा तो ठीक है ना, फिर आंसर ये नहीं है। नहीं, आंसर 7.5 है। डबल तो कर लेंगे, 7 हो जाएगा, 7.5 कैसे हो रहा है? मेरे ख्याल से बताए क्या मसला है बच्चों। ये 3.7 ओ सर इसमें पता है क्या लिखा हुआ है? जी इसमें लिखा हुआ है जो 2C में आपका वो आंसर है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। 2C में जो आंसर मतलब ये 15 जो है है ना 15, इसको डिवाइड बाय 2 लिखा आ रहा है। हाँ, अच्छा। तो 7.5 ही आएगा। अच्छा नहीं डिवाइड बाय 2 क्यों किया सोचें जरा। मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ दो है है ना, दो स्प्रिंग है। लेकिन सर बात मनाल कह रही है लेट मी इन। 15/2 7.5 अच्छा सेंटीमीटर। चलो इसको हम सोचते हैं कि ये 2 स्प्रिंग वाली कहानी क्या है। मिनाल खुरम जी यार क्लास में बच्चे बोल रहे, ठीक है इट्स ओके। ओके जी नेक्स्ट। अच्छा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया बच्चों क्वेश्चन 3 से ज्वाइन करें। इसका बच्चों मैं देखता हूँ 7.5 भी क्यों किया। अच्छा ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते। अच्छा ये सिलेबस से क्या हो गया, आउट हो गया है। मानोमीटर और बैरोमीटर मुझे लगता है इसलिए डिवाइड हुआ है क्योंकि 4 to 6 आ रहा है ना, 2 न्यूटन का वो इंक्रीज आ रहा है, तो 2 स्प्रिंग है तो कुछ तो वो कनेक्शन हो रहा होगा ना। अच्छा 2 न्यूटन में से इंक्रीज चेक कर लेते हैं 4 से 6 तक। सबर एक मिनट। 2 न्यूटन पे आता है आंसर, ये आता है, ये बनता है 1 2 3 3.5 तकरीबन। फिर भी 3.5 3.75 बनता है। यस 2 न्यूटन पे 3.75 बनता है सर, ये 3.75 बनता है, इसको डबल कर दिए। ठीक है ये देखो 3.75 बनता है, इसको डबल करो 7.5 बन जाएगा। चलो सर वैसे भी एक माह का क्वेश्चन चलो उसको देखता हूँ ना। अच्छा बच्चों मानोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आउट हो गए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, ये पहले 2 पार्ट्स हैं। अच्छा ओ ये क्या है भाई? अच्छा ये तो इजी है। अच्छा बाकी सारा आपने नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ एक चीज है, हाउ प्रेशर ऑफ द ट्रैप गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। सवाल ये है बच्चों, देखें ये ट्रैप गैस का प्रेशर ऐसे लग रहा है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया जरा गौर से देखें, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लग रहा है। कहते हैं आपको कैसे पता लगा है कि गैस का प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम है? क्योंकि ये दोनों लेवल क्या है, लेवल सेम है ना। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता तो ये साइड डाउन जाती, ट्रैप गैस का प्रेशर ज्यादा होता तो ये साइड डाउन जाती। दोनों साइडें क्या है,
सेम है, तो हम लिखते हैं बोथ लेवल्स आर सेम, बोथ लिक्विड लेवल्स आर लेवल की बात। अच्छा बच्चों आगे नेक्स्ट आ जाओ, शाबाश एहसन। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स व्हाई देयर इज अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द गैस। बच्चों ये बात मैंने आपको 4 दफा पढ़ाई है क्लास में, जरा अली आप जरा पॉइंट दें, मैं अली से पूछना चाह रहा हूँ। अली एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मोमेंटम व्हाई देयर इज अ प्रेशर इनसाइड द गैस। So the particles collide with the wall. ओके पार्टिकल कोलाइड करते हैं, गुड, विद द वॉल, और इन एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, ये बात सबको आती है। नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स सोच के बताएं। Successful collisions. नो केमिस्ट्री ओवर देयर। सर ये कोलाइड Particle- करते हैं, कोलाइड करके सर बाउंस काइनेटिक करते हैं, एनर्जी इंक्रीज होती है। ये कोलाइड नहीं ऐसा पार्टिकल्स का सर कोलाइड करके रिबाउंस करता है, जिसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम होता है, और फिर जो टाइम होता है वो फोर्स, वो इक्वेशन लिखते हैं कि फोर्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम अच्छा। ऑफ टाइम, और उसकी वजह से अब मैं 3 बच्चों के आंसर बता रहा हूँ। एसन ने सॉरी क्या नाम है उसका, क्या नाम है अपना, अरसलान। अरसलान ने बोला है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज वाली बात को शो कर रहे हैं। इवन एसन ने भी टेम्परेचर इंक्रीज वाली बात की है। टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट है, इसमें इंक्रीज वाली सर बात नहीं है। टेम्परेचर के से आ गया है। अशर ने जो बात की है वो सबसे जेन्युइन बात है। नहीं कर सकेगा तो उससे हो जाएगा। गुड, पार्टिकल कोलाइड करके रिबाउंस करेगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। बच्चों वो माइक म्यूट करें जिसकी माइक से, ये एसन आपकी माइक से आ रही है, बस। चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा जब पार्टिकल रिबाउंस करेगा, एज पार्टिकल रिबाउंस। अब वो जो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम होगा उससे क्या आ जाएगा, फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया से क्या आ जाएगा। सर ये सारा सही है, लेकिन बात सुनो ना, ये हम आंसर में कैसे एक्सप्रेस करें? चेंज ऑफ मोमेंटम लिखने के बाद हम कैसे इसको एक्सप्रेस करें? मैं बताता हूँ, पहले 2 पॉइंट डन है। एज पार्टिकल हिट द वॉल एंड देन रिबाउंस, ये तो इजी है। ये भी इसके बाद जो ये इक्वेशंस लिखी हुई इसको कैसे हम इसी तरह लिखें? सुने ना, मैं बताता हूँ। एज द पार्टिकल हिट द वॉल एंड रिबाउंस, चेंज ऑफ मोमेंटम टेक प्लेस, एंड चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम गिव्स यू फोर्स। चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम create a force, it create a force, and then force exerted per unit area, force exerted per unit area create pressure, it create pressure। बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये लास्ट 2 पॉइंट्स आप मिस करते हैं, प्लीज आपने ये मिस नहीं करने, ये दोनों पॉइंट, सर ये अगर वाला फार्मूलाज लिख लें फिर मिल जाएगा मार्क्स। सही, लेकिन कोशिश करें, इसने वर्ड क्या बोला है, एक्सप्लेन, ठीक है। अच्छा ये सारे के सारा सिलेबस से क्या हो गया बच्चों, आउट हो गया, बिकॉज 2023 से प्लस जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें ये क्वेश्चंस सर बात नहीं सुनो ना, आएंगे। ये नहीं है, ये P1 V2 है ना, P1 V1 नहीं आता, आउट हो गया सिलेबस से। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय बॉइलिंग पॉइंट, क्या लगता है एनीबॉडी? अच्छा आपने नहीं बोलना, बाकी को बोलने दो। इट इज एसन माइक्रोफोन को ठीक करो, आपका माइक खराब है एसन, छोड़ दो तुम। जिस सर माइक नहीं खराब हो, मेरा प्राइवेट चैट है। सर ये होगा टेम्परेचर एट व्हिच वाटर लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। अच्छा टेम्परेचर एट विच, गुड, टेम्परेचर हम एक काम लिखें, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, ठीक है। सर बात सुने जी सर, ये हो सकता है स्पेसिफिक पॉइंट एट व्हिच लिक्विड बॉइल्स? नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, यस, लेकिन ये बेस्ट है जो इसने बोली है जहन ने, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अच्छा आगे टाइम वेस्ट नहीं करना, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T लगा के आपको गिवन क्या मांग क्यों रहा है आपसे, क्या मैथ्स गिवन है, देखें गौर से। मैथ्स गिवन है, ओके गुड, Temperature भी given है, टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर गुड, भी गिवन है, और ये सी भी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, 4200। ये आ गया। C भी given है सर। चलो बच्चे C भी गिवन है, टॉप पे जल्दी से सॉल्व मारो, शाबाश। C भी गिवन है, मैथ्स लगाओ 0.30, शाबाश। C की जगह 4200, वेरी गुड। चेंज इन टेम्परेचर 95 में से माइनस कर दो 11, ये हो जाएगा 81। 84 माशाल्लाह, गुड मैथ्स। सर मेरी बात सुनो ना, ये 84 गलत है ना? क्यों? क्योंकि मैंने भी यही किया था, लेकिन जब मैंने मार्क्स स्कीम देखी वो लिखा हुआ था कि वो है ना
देखता हूँ क्या लिखा होता है, भूल गया। अच्छा एक मिनट में देखता हूँ। कहते हैं जैसे ही वाटर बॉइलिंग पॉइंट में गया है कंटेनर में, इनिशियली 11 डिग्री पे था। सर 100 - 95 किया ना इसने, क्योंकि वो दोनों कॉपर और उसका वाटर। अच्छा देखता हूँ। आफ्टर फ्यू सेकंड टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर एंड वाटर बोथ आर 95। सबर। तो अब ये कहते हैं कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द वाटर, यानी गर्म पानी ने कॉपर को कितनी दी है। अच्छा कॉपर की पहले कितना था, 11 था। ओ वेट 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 वेट, अच्छा पानी का टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है। वाटर का पहले टेम्परेचर 100 था, गलत किया हमने टेम्परेचर। 100 में से 95 5 होगा, क्या होगा सर? 5 होगा। बच्चों को पता है क्यों? देखें वाटर बॉइलिंग पे था, बॉइलिंग वाटर था, बॉइलिंग पॉइंट पे था। उसको जब लगाया तो पानी का टेम्परेचर ड्रॉप होकर 95 पे आ गया। तो पानी का टेम्परेचर चेंज निकालना है, क्योंकि इसने मांगा किसका है, कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी लॉस्ट बाय द वाटर। तो वाटर का टेम्परेचर 100 से ड्रॉप होके 95 पे आया है, तो दैट्स व्हाई कितना चेंज आ गया, 5। सही देखे ना, चलो कितना कंफ्यूजिंग है। तो यू आर राइट, वेरी गुड, गुड पॉइंट, वेरी गुड अशर, माशाल्लाह गुड। तो माइनस करें, देखो पानी, उबलता पानी टेम्परेचर कितना होता है 100, उसको कॉपर के कंटेनर में डालें तो पानी का टेम्परेचर फाइनल 95 पे आ गया। कितने पे आ गया? ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। ये वाटर का भी फाइनल टेम्परेचर है और यही कॉपर का फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन हमें वाटर की एनर्जी लॉस मांग रहा है, तो पानी का टेम्परेचर ड्रॉप होके 100 से 95 पे आया है। तो कितना चेंज आ गया मिर्जा अब्दुल्ला? 5। दैट्स व्हाई हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। करें वर्किंग तो करें ना, तेज तेज ना यार, कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते आप लोग। 6300 आ रहा है। कितना? 6300। 6300 जूल्स, ठीक है। अच्छा अब कहते हैं बच्चों कॉपर ने कितनी गेन की है। दोबारा फॉर्मूला लगाएं, कॉपर का चेंज इन टेम्परेचर लगाएं, कॉपर का चेंज इन टेम्परेचर। कॉपर का देखते पहले, दोबारा यही फॉर्मूला। अच्छा एक बात और, जो लोग ये समझते हैं कि जो ऊपर वाला आंसर है वो नीचे हो जाएगा, नहीं, नीचे थर्मल कैपेसिटी मांगी है कॉपर की। कॉपर की मास गिवन है कि नहीं है? नहीं गिवन, इसलिए हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। हम इसको लगाते हैं C डेल्टा T। रीजन क्या है, हमें थर्मल एनर्जी पता है, थर्मल एनर्जी वही है, ठीक है, थर्मल एनर्जी वही है। चेंज इन टेम्परेचर अब कॉपर का लेते हैं। कॉपर का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है? पहले था कॉपर का 11, कितना था 11, फाइनल आ गया 95। अब 95 में 11 होगा, ओके 84। ये C मिसिंग है और Q सेम है 6300। चलो डिवाइड मारो, 6300 से। मैं फिर बता रहा हूं, पानी ने जितनी लॉस की है वो कॉपर ने गेन की है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन हमें कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं चाहिए, थर्मल कैपेसिटी चाहिए, जिसमें मैथ नहीं आएगा अली, विदाउट मैथ वाला। मिनाल विदाउट मैथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा सॉरी मैं सबके नाम, सर ये हमारे पास 7.5 आ जाएगा। 7.5 और इसकी यूनिट जूल पर सेंटीग्रेड आएगी, बिकॉज इसमें मैथ नहीं है। हमने इसमें मैथ नहीं है, क्योंकि देखो हमने जब Q बाय डेल्टा T करोगी तो C आएगा। 7.5 नहीं आएगा, सर 75 है, आएगा। 75 सॉरी 75 75 नहीं आता, 75 वो है। गलती हो गई, 75 730 ओके कर दिया था। ओके जी, मिनाल रीड कैलकुलेटर भी करेंगे। इस्तेमाल करना था। जी जी नेक्स्ट। बस और गुस्सा क्यों कर रही हो यार? अच्छा इट्स ओके, नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट मिनाल आप पढ़ें। Water from the container evaporates and the temperature of the remaining water decreases slowly. Explain in terms of molecules why evaporation causes the temperature of the remaining water to decrease. सवाल मैं पढ़ूंगा, आपने आंसर देना है। मिनाल ये कहती है वाटर एवेपोरेट हो गया है और टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग वाटर ड्रॉप हो गया, यानी पानी एवेपोरेट हुआ है, ठीक है। जो रिमेनिंग वाटर है इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। चलें अब बताएं, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, क्यों टेम्परेचर क्यों ड्रॉप होता है, बोले शाबाश। मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस हैव हायर एनर्जी, तो वो एस्केप कर जाते हैं, तो एनर्जी लॉस होती है, या एनर्जी लॉस हो जाती है, पीछे जो को लेके जाओ। ओके अच्छा इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर। हाँ बोले पहला पॉइंट शाबाश, नंबर 1। सर वो एवेपोरेशन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को वो कर देती है, मूव कर देती पहला है। पॉइंट होगा हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल एस्केप ऑन द सरफेस, बिकॉज़ ये लेस डेंस है, बिकॉज़ ये लेस डेंस एंड फ्रॉम सरफेस। क्या
आपने 3 पॉइंट लिखने हैं। पहले हाई एनर्जेटिक सर एस्केप करेंगे लेस डेंस या मोर एनर्जेटिक नहीं हो, अच्छे से वो लिखा हुआ है हाई इसमें। एनर्जेटिक एस्केप फ्रॉम सरफेस, 1 पॉइंट हो गया। अब लेस एनर्जेटिक क्या लिखेंगे? वो अली ग्लास में ही रहेंगे। लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। अच्छा, जब वो लेस एनर्जेटिक रह जाएंगे तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर रिमेनिंग मॉलिक्यूल ड्रॉप नहीं हो जाएगी? होगी, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर भी लेस होगा। ड्रॉप होगी जिसकी वजह से टेम्परेचर लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट एसन आप रीड करो। अब्दुल्ला सर, अब्दुल्ला ने एक एसन, इसके बाद अपन अब्दुल्ला कौन है? तो चलो अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? यस सर। ओके अब्दुल्ला बोलो। The distance between the center of a thin converging lens and each principal focus in 5.0 centimeter. Describe what is meant by the term principal focus for a thin converging lens. अब्दुल्ला, आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ बच्चे, आपने स्टेटमेंट रीड कर दी है, आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, आपको 4 तक समझ आएगा, इससे आगे आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, आप अगर अभी क्लास छोड़ना चाहो जा सकते हो। ठीक है सर, ये कौन सा अब्दुल्ला है? ये बच्चे नहीं अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल्ला बीकन हाउस, आर यू देयर इन द प्लेसमेंट पे लाए। अच्छा चलिए जी, व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल फोकस? बच्चों मुझे बताएं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जरा मुझे बताएं। अगर मैं आपको लेंसेज वाली डायग्राम दिखाऊं सर, द पॉइंट थ्रू व्हिच ऑल रिफ्रैक्टेड रेज पास थ्रू अ लेंस। चलें बच्चों, इस डायग्राम को देख के बताएं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। कौन सा पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है, येलो वाला या दूसरा कोई और है? सर ये जो लाइन, ये जो इमेज नहीं बनी येलो हुई, वाला गौर से देखें। अच्छा, अगर मैं 0 से लेके 80 तक मैं जा रहा हूं ना, 80 वाला जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल फोकस है। तो अशर की बात सही है, पॉइंट थ्रू विच द पैरेलल रे विल पास आफ्टर रिफ्रैक्शन। अशर की बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे बोलो। द पॉइंट थ्रू व्हिच ऑल पैरेलल रेज, या लेकिन ऑल तो नहीं होगा, तो पैरेलल रेज pass through a lens on the principal axis. Point through which parallel rays. सर आपसे क्वेश्चन था। ठहरो। Parallel rays pass through a lens. Principal axis. जो principal axis के parallel rays है ना, they will pass after refraction. जी सर वो डायग्राम खोलें लेंस वाला। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लो डायग्राम आ गई, बोलो बोलो। सर ये देखें क्या कहते हैं, जो ये मैंने एक पास पेपर करा था, आपने तो हमें बोला हुआ कि जो थर्ड लाइन है जो नीचे वाली है, जी हाँ, ये वाली मतलब इतनी नहीं आती होती, लेकिन जो मैं एक दफा पास पेपर कर रहा था उसमें आई थी। तो बाहर है ना सिलेबस से। मैं क्लियर करता हूँ एक चीज। नहीं एक मिनट, एक शेखयान एक चीज क्लियर करता हूँ। शेखयान फर्स्ट और थर्ड रे अगर हम गौर करें वो सेम है एक तरह से, पता है कैसे? जो रे फर्स्ट टॉप वाली रे देखो, जो पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस के डॉटेड लाइन के, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। लेकिन जो पहले से फोकस से पास हो रही है, वो पैरेलल हो जाएगी। यानी सिंपल सी रूल है, पैरेलल हुई तो फोकस से पास हो जाएगी, और पहले फोकस से पास हुई तो पैरेलल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, टिट फॉर टैट है ना। हाँ बस ये चीज है, ठीक है। तो ये लेकिन कोर्स में बाहर आता होता है क्वेश्चन, आ जाता है कभी कभार आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास की इमेज की कौन सी प्रॉपर्टी अंडरलाइन करें? मैग्नीफाइंग ग्लास पहले मैं दिखा देता हूं, वेट बच्चे, लुक एट दिस मैग्नीफाइंग ग्लास। Enlarged होगी, enlarged, upright, enlarged, upright, diminished, diminished नहीं है, diminished किधर है? diminished किधर है? enlarged होगी, सर वर्चुअल, upright, enlarged। ठीक है जी, तीन हो गई, एनलार्ज हो गई, अपराइट हो गई और वर्चुअल हो गई। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। हूर मैं कहता हूँ कसम से, बहुत कम टाइम में अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया वो हूर है इस वक्त, राइट नाउ, बहुत कम। उसके बाद अशर है, मतलब इसने भी ज्वाइन किया कुछ, मेरे ख्याल से शायद 10-15 क्लासेस की नहीं हुई, लेकिन इतनी, मतलब ये एकेडमी में भी सीरियस है, कॉलेज में भी सीरियस है, ऑनलाइन क्लास में सीरियस है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, वो इतने एक्सक्यूज करते हैं। अगर एसएन हूर का ग्रेड आ गया, आपका नहीं आया, मैं अपने वो थप्पड़ मारूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सर जी सबसे पहले मैं मारूंगा सर जी। अशर इनको पकड़ के तुमने कुटना है इनको, अगर इनका ग्रेड ना आया। हूर ने इनसे 2 महीने बाद ज्वाइन किया, टेंशन नहीं लेनी।
इनको इनके पास आईपैड है, इनके पास हर फैसिलिटी है, इनको मैंने बोला है कि आप एक पेपर डे लाजमी करो, चाहे एमसीक्यूज का थ्योरी करो, ठीक है। मैं तो एक्सप्लेन कर, अशर को देखो ना, वो क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ता, वो 2 दिन बाद करे 3 दिन करता लाजमी है। एसएन ने भी 2 दिन किए, फिर गायब हो गया, उसकी झगड़े लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। सर आप वो नहीं अकेडमी सर, में आप आए थे, मैंने जो किया पेपर था ला आपने के चेक चेक करा कराऊंगा था ना, मैंने किए। चले मैं कल चेक करूंगा, देखता हूँ। अच्छा हाँ अब बच्चों हमने कहते जो हैं ये किया आपके था पास, आप नहीं आते। चलो चेक करूंगा, ठीक है सही है। मार्क करो प्रिंसिपल फोकस सी, कहते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस किधर आना चाहिए। अब सर मुझे कैसे पता चला? सर नीचे ओ करें ना, ये देखें इमेज ना दिया 1 हुआ है, सेंटीमीटर। किधर दिखा हुआ है? सर 1 सेंटीमीटर स्केल दिया हुआ है ना, मतलब अच्छा 5 वो तो बॉक्सेस दिया 1 है। बच्चों देखें, एक काम करते हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास के मजे, तो क्या रे 1 यहाँ से पास नहीं होगी होगी। सेंटर से? होगी होगी ना। अच्छा ये तो मैंने मसला ही हल कर दी, इमेज है। लेकिन दूसरा जो है फोकस पॉइंट किधर है, फोकस पॉइंट नहीं पता। सर ओ लिखा बताया हुआ हुआ है ना है, 5 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पे है, कितने पे है? 5। अब हम चेक करते हैं 5 किधर आते हैं जी। हम 5 के लिए ब्लू डॉट लगाते हैं। 1 2 3 4 5, यही है जी। यस सर। अच्छा इस पर रिवर्स में भी आते हैं, 1 2 3 4 5। अब ऑब्जेक्ट को हमने हर हाल में इस फोकस पॉइंट से पहले रखना है। क्या करना है? तो मैं एक प्यारी सी रेड कैंडल बनाता हूं, जिसको मैं इससे थोड़ा पहले रखता हूं। ये फोकस पॉइंट आ गया ना, इससे पहले रखता हूं इधर की। ये मेरी कैंडल आ गई ऑब्जेक्ट। अब इस कैंडल के टॉप से मुझे हिट करना है कहीं भी, ठीक है। ये रे 1 आ गई, और इस रे को फोकस पॉइंट से पास करना है। किससे पास करना है? ये होगी, ठीक है। ये अगर रे नंबर 1, ये रे नंबर 2 आ गई। अब रे 1 और रे 2 को स्केल लेके हमने क्या करना है? एक्सटेंड बैक करना है। क्या करना है बच्चों? एक्सटेंड करना है सर। एक्सटेंड बैक डॉटेड लाइन से। ये देखें, ये इस पॉइंट पे मीट होंगी ना, उधर से मैग्नीफाई ये वो बन। ये देखें, ये इसको एक्सटेंड बैक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखें अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे आके मीट कर गई हैं। इट मींस दिस इज माय इमेज। कोई इशू हो तो बता दें प्लीज। नो सर। सर फोकस से पहले ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैग्नीफाई होते हैं। गुड, देखो मैग्नीफाइंग ग्लास जरा गौर से हाँ, देखो। ये देखो, ये अगर ये फोकस से पीछे लेके मैग्नीफाई नहीं होगा, फोकस से आगे लेके जाऊंगा ना तब मैग्नीफाई होगा। सर फोकस पे इन्फिनिटी होता है और फोकस फोकस पे से बनेगा आगे। ही नहीं, फोकस पे बनेगा ही नहीं। हाँ वही ना, सही है बस। इससे पीछे डिमिनिश्ड हो जाएगा, इससे आगे मैग्नीफाइड हो जाएगा। ये देखो ये, ठीक है, क्लियर हो गया सर। ये दोबारा समझाएं। कौन से वाला? यही अभी ये जो आपने मेरे जरा देखो मिर्जा अब्दुल्ला, कैंडल के ऑब्जेक्ट के टॉप से 2 रेज लेके गया हूं, एक रेड एक ब्लैक, नजर आ रही है? ठीक है, रे 1 ऑब्जेक्ट के टॉप से लेके गया हूं और वो फोकस पॉइंट से पास कर दिए। वो ये 5 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। कहां से पास करना है? 5 सेंटीमीटर गिवन है टॉप पे। किस पे गिवन है? टॉप क्वेश्चन पे गिवन है। तो ये रे मैंने पास कर दी। रे 2 को मैं ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके गया हूं विदाउट बेंडिंग। एक मिनट में दोबारा खोल, ठीक है। ठीक हो गया बच्चों? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी अच्छा एक बाकी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, एक 2 ही रह गए। अच्छा, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बनेगा जी? देखते हैं, गिनते हैं, गौर से गिनो बच्चों, कितने सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने जो लगाया है कितना? 3 सेंटीमीटर। मार्क्स की में आंसर लिखा हुआ है कि फोकस से कम होना चाहिए, लेस देन 5 पे मार्क मिलेगा। किस पे? लेस देन, मार्जिन दिया हुआ है सर, मतलब हाँ लेस देन 5 मार्जिन पे। दिया हुआ है। अच्छा वेव आ गई जी, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते। शेख हयान पढ़ो। The speed of sound in air is 340 meter per second. Calculate the range of wavelengths for sounds that are audible by a healthy human ear. गुड। हम इंसानों को कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक आवाज सर मैं आती है? बताता हूँ 24,000 यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। गुड, आगे जाते। अली, अली आपको आवाज आ रही मेरी? अली, अरसलान, गुड। अली आप रीड करो। Sir, sound waves are longitudinal waves. Describe how a longitudinal wave differs from a transverse wave. अच्छा मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आपने बताना है कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल है। ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है। बात सुने ना, अली वेव है। एक मिनट सर। और ये पार्टिकल की वाइब्रेशन ऊपर नीचे है और ये वेव आगे। आप बताएं, आप ए और बी में से किसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलेंगे, किसको ट्रांसफर बोलेंगे? एक में 90 डिग्री वाइब्रेशंस है वेव के और एक में 0 डिग्री पैरेलल है।
इसमें पैरेलल वाइब्रेशंस है, इसमें परपेंडिकुलर है। ना वो ए और बी में से कौन सा लैग्नीट्यूडल है? ट्रांसवर्स है और जो बी है वो लैग्नीट्यूडल है। चलो हूर एक्सप्लेन करो, फिर अशर का क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ही पहले वाला क्वेश्चन ही गलत किया सर। ठहरो, हूर तुम बोलो। हूर तेरे से आगे निकल गई। सर आप पहले वाला पढ़ लें तब तक हम प्लीज। पीछे रह गए क्या यार, हुआ शिट। सर, आप क्या बोल रहे हैं? आपको हूर कैसे लगता है कि ए वाली ट्रांसफर्स है और बी वाली लैग्नीट्यूडल है? क्योंकि सर आपने बताया था ना कि जो ट्रांसफर होते हैं उसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो लेफ्ट राइट मूव करते हैं। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर। नहीं पढ़ाया। अच्छा ना पढ़ाऊंगा ना सर छोड़े आप, अगर सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज ऐसे ना, एक मिनट यार ना फजूल बातें किया करो यार। ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड हो रही है, प्लीज खुदा के लिए शर्म किया करो। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। तो क्या लिखूंगा? ये हो जाएगी ट्रांसफर्स। क्या लिखेंगे? ये ट्रांसफर्स हो जाएगी। आप बताएं, लैग्नीट्यूड खुद बताएंगे आप लोग। Vibration of particle is parallel to the propagation of wave. ऐसा दोबारा रिपीट करो। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू नहीं है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके अरसलान समझ आया? आमना आगे समझ? 3 मार्क्स सर पहले वाला क्वेश्चन गलत है। अच्छा, हेल्दी ह्यूमन एयर को कितनी आवाज आती है? सर वो ना देखें। अच्छा हाँ, यस वेवलेंथ मांगे। योर राइट, फ्रीक्वेंसी नहीं मांगा। क्या बात है, गुड, वेरी वेल डन अशर। बच्चों एफ वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, v is equal to f lambda स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। अब आप फ्रीक्वेंसी के 2 आंसर लगाएं, एक 20 लगाएं और देन फिर 20,000 लगाएं, तो यू विल गेट 2 न्यू आंसर्स। स्पीड क्या बने? स्पीड ये, ठीक है करें, शाबाश। कैलकुलेटर है 340 ओवर। सर बात सुनिए, ये जो नीचे वाला 3 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफरेंसेस का, इसमें सिर्फ हमें 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे जो लिखा है हमने तो सिर्फ 2 डिफरेंसेस लिखे हैं। बताता हूँ 17 और दूसरा बताता हूँ अशर, तीसरा पॉइंट बताता हूँ ठहरो। और 0.017 0.017। अच्छा अशर कहते हैं बच्चों नीचे 2 पॉइंट तो मिल जाएंगे, तीसरा पॉइंट वैसे मोस्टली ट्रांसफर वेव डू नॉट नीड मीडियम, लेकिन पानी एक ट्रांसफर वेव उसको मीडियम चाहिए वैसे तो। अच्छा साउंड वेव लैग्नीट्यूडनल है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि इट डू नॉट कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस लिख सकते हैं। आता हूं इसमें क्रस्ट ट्रफ होते हैं, इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं, इसमें कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा मैं जरा आपको कंप्रेशन रिफ्रैक्शन फौरन से दिखा भी देता हूं, आपको जरा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ ना, आपको समझ भी आ जाए। बच्चों 1 मिनट बोलना नहीं है, सबर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ। लुक एट दिस बच्चों, ये हमारे पास क्या है? लुक एट दिस, ये कंप्रेशंस है, ये रिफ्रैक्शन है। कंप्रेशन मीन जब प्रेशर हायर हो, रिफ्रैक्शन मीन जब प्रेशर लो। लैग्नीट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होते हैं, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन जो दूसरी वेव है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, उसमें क्या होता है? हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। लुक एट दिस, ये देखिए, ये बच्चों देखिए, ये नॉर्मल ट्रांसफर वेव दिखा रहा हूँ। लुक एट दिस, ये पानी के अंदर वेव्स बन रही है ना, ठीक है? तो इसके अंदर आपके पास क्रस्ट और ट्रफ होंगे। ठहरे मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह नजर आएगा आपको। 1 मिनट वेट, नजर नहीं आया आपको? वेट मैं कोशिश करता हूँ किसी डायग्राम में आपको नजर आ जाए। वेव बन ही नहीं रही इधर। टॉप व्यू, अब समझ आएगा। लुक एट दिस। अब बच्चे ये जो आपको नजर आ रहे हैं, अगर मैं कोई स्टॉप बोलूंगा ना, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्रस्ट है, जो लोएस्ट पॉइंट है ये ट्रफ है। अभी अब देखो क्रस्ट है, दोबारा ये ट्रफ है, ठीक है? सो इस वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव है। और जो दूसरी वेव थी उसके अंदर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होते हैं। ठीक हो गया? ओके, स्पीड ऑफ साउंड का एक्सपेरिमेंट है जी। अच्छा सवाल ये है कि एक बंदा खड़ा है, बाकी लोग ड्रम वगैरह फायर बजा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सारे बंदे ड्रम बजा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ठीक है? सवाल ये है कि सारे के सारे म्यूजिकल नोट्स हैं जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी है। क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। तो ड्रम ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? लो है। ज्यादा है। अच्छा नहीं तो ड्रम की फ्रीक्वेंसी
लो है, बाकियों की फ्रीक्वेंसी हाई है। एक यंग मैन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे शेख अयान खड़ा है, ठीक है, शेख अयान खड़ा है। अब कहते हैं शेख अयान को नॉट द हाई फ्रीक्वेंसी, इसको कौन सी आवाज आती है? यंग मैन एट द साइड, ड्रम की आवाज आती है। सर यहाँ पे ड्रमर खड़े हैं। बताएं, ड्रम की आवाज आती है, बाकी नहीं आती, क्यों? सर क्योंकि 1000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी ना, इसलिए वो सर वो audible नहीं स्पीड वो है इनवर्सली है उसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं, इसमें क्या वेवलेंथ नहीं कहते, अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड बना रहे हैं, लेकिन ड्रम लो फ्रीक्वेंसी का बना रहा है। ये देखो लिखा हुआ है। लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज नहीं, लो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना। ओह यस, अब ये बात सही है। ड्रम की आवाज आ रही है ना, ड्रम की आवाज आ रही है, तो अशर की बात सुनते हैं कि ड्रम की फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? लो है, और जिसकी वेवलेंथ क्या है? हाई है। और एक बात बताऊं, डायफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेवलेंथ। अच्छा इसका मार्क्स नहीं पढ़ो। जिसकी वेवलेंथ हाई होगी दैट वेव डायफ्रैक्ट, तो हम कहेंगे वेव फ्रॉम द ड्रम कैन बी डायफ्रैक्टेड, वेव्स फ्रॉम सर जी देखें ना, ड्रम कैन बी डायफ्रैक्टेड बिकॉज उसकी वेवलेंथ क्या है? ग्रेटर है। आई समझ? सो ड्रम वाली की जो वेवलेंथ है बच्चों, ये जो वेवलेंथ है ड्रम से आ रही है, ये वाली, ये वेवलेंथ यहाँ पे डायफ्रैक्ट हो सकती है। क्या हो सकती है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब है मोर वेवलेंथ, मोर वेवलेंथ का मतलब है मोर डायफ्रैक्शन। आगे जाते हैं जी, एक रह गया बस, एक ये रह गया, ये तो आउट है सिलेबस से। सबर, ये भी सारा आउट है, सारा आउट है। 2 क्वेश्चन रह गए, तेज जाते हैं, चलें। है सर जी क्वेश्चन 7 आउट है? नहीं, क्वेश्चन 7 नहीं आउट, क्वेश्चन 7 है, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन 7 पे आते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसिस्ट ऑफ सोलेनोइड एक्स और आयरन कोर। स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर एक्सप्लेन व्हाई। गुड कंडक्टर। बच्चों कहते हैं कॉपर से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनता है? और सोच के क्योंकि बताएं। सर वो गुड कंडक्टर है, और बस, और दूसरा पॉइंट होगा कंडक्टिविटी की बात आती है इसमें। गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई आयरन इज सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मेन नीचे कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो किसकी बनी है? इट इंट्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी। गुड। आयरन कैन नो, आयरन कैन इजीली बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। आयरन फॉर्म अ टेम्परेरी जी। और सर जी बात सुनो ना, ये नहीं हो सकता आयरन इंटरैक्ट्स द प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। नहीं, वो ट्रांसफार्मर है, नहीं है सर, वो नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आयरन कैन इजीली मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? टेम्परेरी मैग्नेट। स्टील फॉर्म अ परमानेंट मैग्नेट। ओके जी, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू दोस पीपल हु आर स्टिल इन द क्लास। देयर आर 9 पीपल इन द क्लास। सो आपको आई नो कि मुश्किल 12 बच्चे हैं सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट। बड़ी अच्छी में लॉक्ड। अच्छा ऐसे देखो, यहाँ पे 2 कॉइल हैं, एक स्मॉल कॉइल है जिसका नाम है एक्स, और एक लार्ज कॉइल है जिसका नाम है वाई। सवाल बच्चों में पढ़ता हूँ, स्टेट एंड एक्सप्लेन, ये डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू सोलेनोइड वाई। वाई का मतलब क्या है? लार्ज वाला कॉइल। व्हेन सोलेनोइड एक्स इज कनेक्टेड टू द एसी पावर सप्लाई। छोटे वाला सर मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट। सोच के आंसर दें जी। छोटे कॉइल को एसी करंट दे दिया है, तो क्या सोलेनोइड एक्स में करंट फ्लो होगा, नहीं होगा? सर होगा ना, करंट फ्लो होगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो हम लिखते हैं भी बनेगी, और वो, और सर बात सुनो ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा एसी करंट की वजह से, जिससे वाई वो बन जाएगी मैग्नेट। अच्छा एक मिनट, मैं आपकी बात लिखता हूँ। मैग्नेटाइज्ड। अच्छा समराइज इस तरह करेगा, करंट जाएगा किसमें बोलो? सोलेनोइड एक्स में, ठीक है, और सोलेनोइड एक्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पहली बात, सोलेनोइड एक्स में इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली क्या करेगी? फ्लक्स वेरी करेगी, विच करेगी चेंज ऑफ फ्लक्स। सर ये पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? करंट इन सोलेनोइड एक्स जाएगा, हाँ, जो कि प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, वो बड़े कॉइल के साथ फ्लक्स करेगा इन वाई,
बड़े कॉइल में चेंज फ्लक्स हो जाएगा जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगी वाई में, इंड्यूस होगी। वाई, ठीक है सर इंड्यूस का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूस। अच्छा अच्छा, अब कहते हैं वाई के साथ दो चीजें लगा दी, एक लैंप भी लगा दिए और एक स्विच भी लगा दिए। अब कहते हैं डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द करंट इन एक्स। एक्स के करंट पे क्या, अशर आपने नहीं बोलना, एक्स के करंट पे क्या फर्क पड़ेगा जब स्विच क्लोज है। सोलेनाइड वाई के साथ लैंप और स्विच लगाते हैं जी, वाई किधर है, ऊपर लगा हुआ है, चलिए इधर लैंप और स्विच लगा देते हैं। कहते हैं वाई के साथ एक स्विच लगा देते हैं और इधर एक लैंप लगा देते हैं, ठीक है, वाई यही है ना बड़े वाला। अब बच्चों सवाल ये है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द करंट इन सोलेनाइड एक्स। सोलेनाइड एक्स के करंट को क्या होगा जब आप स्विच को क्लोज कर देंगे। चलें जी। सर फ्लक्स नहीं होगा और फिर करंट इंड्यूस नहीं होगा उसमें, ईएमएफ नहीं सर होगी। इंड्यूस नहीं होगा, नहीं कम आएगा सर। क्या कम आएगा? करंट नहीं, अगर सप्लाई हटा दिया तो फिर तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि हाँ ना, होगा ही नहीं ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना फ्लक्स हटाया होगा, ही तो लगाया वो भी तो नहीं ये होगा। लग ना भी तो फ्लक्स सकता है। होगी ना ईएमएफ इंड्यूस होगी बस। ओ भाई ये क्या कह रहे तो ये हो? लग भी तो सकते हैं सर। देखे ना, ये जो आपने लगाया इसको जब हम कनेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे मतलब, तो थोड़ा सा जो करंट होगा वो बल्ब में भी जाएगा, तो इस वजह से एक्स में जो करंट होगा वो कम आएगा। हाँ ऐसे ही है ना, आ जाएगा, सही कह रहे, हाँ सही ना। कह रहे, यू राइट बच्चों। तो देखो ये सही कह रहे हैं। देखें, अगर हम बड़े कॉइल के साथ लैंप लगाएंगे तो लैंप ज़ाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा जी लेकिन उसने सवाल ये कहा है एक्स के करंट को क्या कम होगा, एक्स के करंट को। अब जो वाई का करंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्स के करंट को अपोज करेगी, उसमें करंट ड्रॉप हो जाएगा एक्स में। सोलेनाइड एक्स का करंट अच्छा भला हाई था, सपोज करें 5 एम्पीयर एसी था। अब जैसे ही आपने लैंप में करंट दे दिया तो एक्स का करंट ड्रॉप कर जाएगा। तो इसके रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। हम कहेंगे करंट इन एक्स। सर ये लिख के मुझे जरा दोबारा समझाएं, मुझे नहीं समझ आ रही। करंट इन एक्स ड्रॉप होगा। स्मॉल एक्स का मतलब क्या है? स्मॉल करंट इन एक्स ड्रॉप होगा। रीजन क्या है कि करंट इन वाई जो है, करंट इन वाई वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो हैं सर, अपोज ये करे। सिंपल नहीं लिख सकते कि करंट इनटेक इंक्रीज हुई है? वो बस नहीं करंट इन वाई मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा, ठीक है, करंट इन वाई में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो अपोज करेगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वाई को, ये लो एक्स को, सॉरी ये लें। सिंपल सी बात, बड़े कॉइल में जब करंट जाएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड छोटे कॉइल के करंट वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, तब उसमें करंट ड्रॉप होगा। जी सर, लेकिन बात सुने ना मैक्सिमम सर, मैंने यही लिखा था करंट डिक्रीज होगा क्योंकि वो इनटेक ज्यादा हो जाएगी वाई की। जब मैंने मार्क्स स्कीम देखी तो उसमें लिखा हुआ था एक्स का करंट इंक्रीज होगा टू प्रोड्यूस आउटपुट फॉर वाई, टू प्रोड्यूस द करंट फॉर वाई। ये लिखा हुआ है इसमें मार्क्स स्कीम में, एक्स का करंट इंक्रीज टू प्रोड्यूस फॉर वाई, आउटपुट फॉर वाई। एक मिनट, एक्स का करंट कैसे इंक्रीज होएगा? एक्स का करंट इंक्रीज कैसे होगा? हाँ ना, डिक्रीज होगा, ये मार्क्स स्कीम में भी वही लिखा हुआ है, करंट इन एक्स इंक्रीजेस टू सप्लाई द पावर यूज्ड इन वाई द लैंप। वही लेकिन बात सुनो, लैंप को पावर निकालने के लिए करंट एक्स्ट्रा कहां से आ गया यार? ये बड़ी अजीब बात है। चलो इसको देखते हैं सर। और कितने क्वेश्चन रहते हैं? कोई मसला नहीं, बस एक लास्ट हो, 2 मिनट का काम है। जल्दी खत्म करें, नींद आ रही है। अच्छा जल्दी में पढ़ता हूँ जी। एक चीज इसमें 990 सेल्स हैं, 1.2 वोल्ट है। टोटल नंबर ऑफ बताओ कितना होगा? अगर उसमें 54 वोल्ट का एक पैक बनाना है, कितना? 54 वोल्ट का एक पैक बनाना है। सबसे पहले काम करें, 990 into 1.2 करें, क्या आंसर आता है? टोटल कितने वोल्ट बनते हैं? डिवाइडेड बाय 54 करना है। 990 into 1.2 करें जल्दी। 1188 डिवाइडेड बाय 54 करो हुर, क्योंकि 54 वोल्ट का एक पैक होना चाहिए। वो कहता है, क्वेश्चन कहते हैं 54 वोल्ट का एक 22 पैक्स बन जाएंगे। अच्छा ठीक है। जिस तरह सपोज करें ऐसे कहते हैं 1188 एग्स हैं, 54 एग्स का एक पैक बनाना है, तो अशर क्या करेगा? 1188 डिवाइडेड बाय 54 करेगा, टोटल नंबर ऑफ 22 पैक्स बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, करंट इन ईच पैक इज दिस, कैलकुलेट द रेट एट विच
केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर निकाल रहे हैं, रेट ऑफ एनर्जी पावर होता है, क्या होता है? पावर निकाल रहे हैं। तो रेट ऑफ एनर्जी पावर होती है हमेशा? यस यस, हमेशा पावर होती है, E क्योंकि is पावर equal to इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय आप यही कुछ टाइम, आई भी कर लो, आई भी कर लो, सही। क्योंकि करंट 3.5 गिवन है ना। वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज है 1.2। 1.2 ईच पैक की वोल्टेज नहीं, ईच पैक की वोल्टेज 54। ईच पैक की मांगा, टोटल नहीं लेंगे, ईच पैक मांगा है शहजादे। ईच करो पैक आंसर, ना बढ़िया। आंसर निकालो। ईच पैक की जल्दी। 3.5 into 54 हो जाएगा 3.5। 729 watt। भास्कर है भास्कर। 7 सर and 189 होगा। और तुम कैलकुलेटर छोड़ दो यार। 7 सर मैंने सही किया है। नहीं, एक सेकंड सर, सही कह मैंने रहे सही हैं, किया मेरा सर, मैंने गलत हुआ सही है। किया। सर 189 आ रहा है। सर सही कह रहा है, 189 है। चलो सर आपने हूर के लिए बेचारे एहसन को बेइज्जत कर दिया। वही ना सर, ये गलत बात है सर। अच्छा ऐसे ठीक है। पैक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू डिराइव द लार्ज करंट। तो कहते हैं अब वो जो पैक्स थे ना, कितने पैक्स थे? 22 पैक्स थे ना। कहते हैं बच्चों उन 22 पैक्स को ऐसे पैरेलल में लगा दिए। क्या कर दिए? इस तरह पैरेलल में लगा दिए। टोटल 22 पैक्स लगा दिए। उसका फायदा है कि करंट जो मेन आएगा ना किसी लैंप में, अब वो बहुत लार्ज हो जाएगा, क्योंकि हर पैक से करंट आएगा। किससे आएगा? इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। तो कहते हैं व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज अ थिक वायर। सर हम थिक वायर कहेंगे मैं आपको बताता हूं। करंट का जो सप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा होगा। करंट लार्ज हो गया। करंट लार्ज होने से क्या होगा? सर करंट लार्ज होने से प्रेशर ज्यादा होगा। सही है। इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन विद एटम्स ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा सर एनर्जी जिस रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। और एनर्जी अगर ज्यादा मिलेगी ना, ज्यादा होगा, वो लॉस का भी होगा ना सर। मोर होगा, मोर लॉस होगा, मोर पावर लॉस होगा। क्या उन्होंने तो सही ना, पावर लॉस ज्यादा होगा। लेकिन इफ अगर हम यूज कर दें लार्ज वायर, क्या लार्ज वायर, लार्ज वायर का मतलब क्या है? थिक वायर यूज करेंगे तो फिर वो नहीं जाने देगी करंट। हाँ, थिक वायर अगर होगी तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। डायमीटर कम होने, ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होने से पावर लॉस I²R होता है। तो जब ये आंसर ड्रॉप हो जाएगा तो पावर लॉस कम हो जाएगी। ठीक है। थिकर वायर का डायमीटर ज्यादा होता है, पावर लॉस कम होती है। आगे जाते हैं जी। सर बात सुने, वो क्वेश्चन गलत है पीछे। कौन से वाला? 190 वॉट वाला। वो 54 वोल्ट नहीं ले रहा, वो 1.2 वोल्ट ले रहा है ईच सेल का। एक मिनट, मैंने सही कहा था सर। ओहो, मैंने ईच पैक पढ़े, ईच सेल लिखा हुआ है। मैं भी यही कह रहा था सर। मैंने आपको 1.5 कहा था, आप मान रहे नहीं। ईच सेल लिखा हुआ है। मैंने नहीं सुनी एसन की। मैंने भी बोला था, मैंने भी सर बोला आपने था। 2 बार मुझे रिजेक्ट किया है। चलो ठीक है, इसको सही कर लड़कियों की सुनते हैं सर, सिर्फ हूर की सुनते हैं। वही ना सर, ये गलत बात है। आप तभी उसे लगता है एकेडमी में भी ज्यादा पढ़ते। मैंने तो कुछ बोला नहीं, सर ने कहा था कैलकुलेट करके दो, मैंने तो बस कैलकुलेट किया था। अच्छा इसको चेंज कर देते हैं। 81 ओहो 81 वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज सर वोल्टेज आ रही 4.2। 81 1.2 है। ओ 81 कितना आ गया सर? 1.2 है। मैंने 1.2 है ना। 1.2 into 3.5 करो, क्या आंसर बनता है? into 3.5 क्यों 54? अच्छा सही है सर। क्या बने? ये 4.2 वॉट मार्क्स की में लिखा हुआ है। 4.2 है, 4.2 ही आता है। ओके लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से कर लेते हैं, 1 मिनट का काम है बस, थोड़ा सा रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। ओके जी, कहते हैं वन सिमिलरिटी बिटवीन मैन सिटी का मैच। आइसोटोप में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है जी आइसोटोप्स में? सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियन, बट डिफरेंट प्रोटॉन सेम होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। सही है। थैंक यू, अच्छा वेलकम। अब बच्चों कहते हैं एक आइसोटोप है जिसने क्या किया है, एलिमेंट एक्स है, उसने एक बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया, मैंने वो वाई बन गया। मैंने क्या कहा था? बीटा पार्टिकल एमिट करने से एटॉमिक नंबर एक ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है। सोचो ना यार, मैंने कहा था ज्यादा होता है, ये ज्यादा होगा। मैंने नहीं किया हुआ। अच्छा एटॉमिक नंबर एक ज्यादा होता है, मैस नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है अब जो अच्छा इसमें कितने प्रोटॉन है? कितने प्रोटॉन इसमें? 1 2 3 4 5 हैं। और न्यूट्रॉन कितने देखते हैं? ब्लैक होल न्यूट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 है। नहीं न्यूट्रॉन वो वाले हैं, ये वाले न्यूट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 न्यू 8 अचीवमेंट अनलॉक्ड। तो 13 आ गया। तो यहाँ पे देखो बॉयज 13 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। अब क्या होगा? इधर 6 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो y के लिए 6 और 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक ज्यादा करना है बीटा पार्टिकल के एमिट होने से। आगे कहते हैं बीटा पार्टिकल आयोनाइज द एयर स्ट्रांगली देन द अल्फा पार्टिकल। व्हाई? सॉरी लेस आयोनाइज करते हैं।
अल्फा क्योंकि हैज उसका अल्फा है +2 ई चार्ज, अल्फा का चार्ज +2 है, while बीटा हैज -1 चार्ज। एक बात तो ये, दूसरा क्या है, मिर्जा तोला बोलो दूसरा क्या है। और अल्फा की जो है ना, अल्फा की स्पीड स्लो है, पेनिट्रेशन पावर स्लो है, स्पीड स्लो है, तो इसलिए ये मोर आयोनाइजिंग करेगा। क्या करेगा? मोर आयोनाइजिंग करेगा। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच। जिसको लाइव क्लासेस लेनी है तो वो इस क्लास में डायरेक्ट आ सकता है। दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वेरी थैंक मच। यू, वेलकम। I need to go. आई एम गो Hafiz.